हेलो एवरीवन। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं न्याय ज्ञान। आज का जो हमारा सेक्शन होने वाला है वो है सेक्शन 112 बीएनएस यानी कि धारा 112 बीएनएस की, जिसकी मार्जिनल हेडिंग है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि छोटे संगठित अपराध। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मीनिंग क्या होता है। साथ ही में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, और हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इस सेक्शन में ऐसे क्या लैक्यूनाज हैं जिनको फिक्स किया जा सकता है। सो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर क्रिमिनल लॉ को थोड़ा सा भी आप इंटरेस्ट रखते हैं जानने में, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन, सेक्शन 112 भारतीय न्याय संहिता का। सो सेक्शन 112 हमारा जो बीएनएस का है, ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन है। इसके पहले आईपीसी में जो है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहीं भी डिफाइन नहीं था। तो इसको लाने की नीड क्या थी, हमारे लेजिस्लेचर को क्या ऐसा लगा कि सेक्शन 112 भी जो है बीएनएस में एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी एग्जिस्ट करना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे इस बिल्ले को देख पा रहे हैं, तो ये भी कंफ्यूज है कि ये इन एक्चुअल है क्या, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है क्या। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, लेजिस्लेटिव इंटेंट। सो हालांकि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, ये मैंने जब सेक्शन 112 को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा, और ये लेजिस्लेटिव इंटेंट मेरा एक कह सकते हैं कि मैं इसे पर्सनली कह रहा हूँ, हालांकि मैंने कोई भी एक ऐसा जजमेंट या कोई भी आर्टिकल नहीं पढ़ा है, तो मैं ये नहीं रिलाई कर सकता हूँ कि सोर्स क्या है, बट या ऑन माई ओन अकॉर्ड मैंने इस चीज को देखा है। सो लेजिस्लेटिव इंटेंट की जब मैं बात करता हूँ, सो पहला था टू फिल गैप, सेकंड टू मेक सच एक्ट्स इन मोर deterrent ways. नाउ तो फिल गैप का मतलब क्या होगा? तो फिल गैप का मतलब ये है कि देखिए, आईपीसी 1860 में जब आईपीसी हमारा आया, सो 2023 के, या फिर हम कह सकते हैं इन्फोर्स तो 2024 में हुआ है। सो अप टू 30th जून हमारे आईपीसी में पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम तो था नहीं। सो इसका इम्पैक्ट ये था कि अगर मान लीजिए ए बी सी एंड डी, ये लोग बार बार चोरी करते हैं, दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। सो बीएनएस, आई मीन आईपीसी के अकॉर्डिंग जो इनको पनिशमेंट होगी, वो इनको 3 इयर्स या फिर फाइन के साथ दी जा सकती है। सो बीइंग अ हैबिचुअल ऑफेंडर, हालांकि वहां पे सेक्शन 75 आईपीसी भी था जो कि कन्विक्शन को सब्सिक्वेंट कर सकता है, उनके सब्सिक्वेंट कन्विक्शन को में जो पनिशमेंट है उसको एनहांस कर सकता है। बट जो ये रिपीटेड ऑफेंडर्स होते थे और ये जो क्राइम करते थे, ये अपने आप पे इतने छोटे होते थे कि सोसाइटल में या फिर सोसाइटी में सेंस ऑफ फियर या फिर फियर एलिमेंट क्रिएट ही नहीं कभी होता था। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, ए बी सी डी, मान लीजिए कि आईपीसी जब था तो ये लोग क्या करते थे कि इसी दिन एक्स का फोन चोरी होना, वाई का फोन चोरी होना, जेड का फोन चोरी होना। सो इन तीनों को इंडिविजुअली देखा जाए तो ये काफी छोटे ऑफेंसेस होते थे, यहाँ पर सोसाइटी में कोई भी फियर नहीं होता था। बट ये क्या होते थे, रिपीटेड। ऐसे ही आप लोगों को, जैसे आप लोगों के इधर होता होगा घरों में कि हमारे घर वाले, माता पिता भाई बहन, हमें अक्सर बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर रास्ते पे या फिर इस मोहल्ले में, जैसे मान लीजिए ये एक यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे स्नैचिंग होती है ऑन रेगुलर, कब 6 बजे के बाद। तो हमारे घर वाले अक्सर कहते थे कि आप कभी भी कहीं भी जाओ, पर 6 बजे के बाद इस रोड पे कभी मत जाओ। सो यहाँ पर जो है सोसाइटी में एक फियर ऑफ एलिमेंट बनता तो था,
बट वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हमेशा रहता था। तो हमारे घर वाले अक्सर इस चीज को कहते थे कि आप यहाँ मत जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड, मतलब अक्सर यहाँ लोगों के साथ क्या होता है, स्नैचिंग होती है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो ये अपने आप में एक ऑफेंस था, बट ऑन अ वाइडर सेंस या फिर सोसाइटल फियर के चलते, सोसाइटल फियर कभी क्रिएट एक नहीं हो पाता था इन सर्टेन वेज। अब जैसे इस एग्जांपल में फियर तो है, बट वो एक इंडिविजुअल फियर है। सोसाइटल इम्पैक्ट इन द सेंस ये हुआ कि वो बहुत ही वाइड लोगों में है, यानी कि सबको पता है कि इस रोड में 6 बजे के बाद तो कभी मत जाओ। दैट इज समथिंग अ सोसाइटल इम्पैक्ट। सो इस लैकुना को फिलअप करने के लिए जो है, इन्होंने सेक्शन 112 को इंसर्ट किया है न्यूली। इंसर्ट तो नहीं, बट इनैक्ट किया है। देन टू मेक सच एक्ट मोर डिटरेंस, यानी कि डिटरेंस इफेक्ट देना, यानी कि अगर पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कंडीशन फुलफिल हो जाती है, सो इन दैट केस पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी अक्यूज्ड को, ऑफेंडर को। सो ये भी एक लेजिस्लेटिव इंटेंट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल थेफ्ट में जो पनिशमेंट है वो मैं कहता हूँ 3 ईयर है। अगर वही पनिशमेंट पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू है, लेट्स से ABC को पनिशमेंट जो नॉर्मली मिलती है वो 3 साल की मिलती है, बट लेट्स से, और ये कहाँ मिलती है इनको, IPC में मिलती थी। लेट्स से BNS में ये जब आए और इन्होंने जब फिर से इन्होंने चोरी की, सो इट बिकम्स व्हाट, तो इनको यहाँ पे पनिशमेंट 1 ईयर से कम नहीं मिलेगी, बट जो कि 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन भी इनको यहाँ पे मिलेगा। सो ज्यादा डर फैलाने के लिए, यानी कि डर बनाने के लिए जो है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इनेक्ट किया गया। अब हम चलते हैं अपने मेन पैरा की ओर, सेक्शन की ओर, देखते हैं वो क्या कहता है। हमारा जो सेक्शन 112 है, ये देखते हैं सिंपली क्या कहता है। ये कह रहा है whoever, यानी कि कोई भी व्यक्ति, मेंबर ऑफ अ ग्रुप और गैंग, आइदर सिंगली और जॉइंटली, commits any act of theft, snatching, cheating, unauthorized selling of tickets, unauthorized betting or gambling, selling of public examination question paper, or any other similar criminal act is said to commit petty organized crime. अब हमारा जो मेन बॉडी ये कहती है कि अगर कोई भी पर्सन जो है किसी ग्रुप का मेंबर है या फिर किसी गैंग का मेंबर है, और वो पर्सन आइदर अकेले या जॉइंटली, तो ये जो टर्म जॉइंटली है, ये जॉइंटली जाएगा उस ग्रुप या गैंग के साथ, और जो सिंगली है ये जाएगा इंडिविजुअल कैपेसिटी में। यानी कि अगर एक सिर्फ चोरी करता है, थेफ्ट, और वो क्या है, मेंबर है एक गैंग का, तब भी ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के में क्या हो जाएगा, पनिश हो जाएगा। इसके ऊपर सेक्शन 112 BNS एप्लीकेबल अप्लाई करेगा। और ABC अगर ये भी थेफ्ट करते हैं मिलके, तब भी इनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करेगा। बट ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे करेगा, जहां पर इस एग्जांपल में A या ABC मिलकर क्या करें, थेफ्ट करें, स्नैचिंग करें, चीटिंग करें, या बिना अनुमति वाली टिकट्स को बेचें, यानी कि टिकटों का अपराधकृत रूप से विक्रय, या फिर अनऑथराइज्ड बेटिंग और गैम्बलिंग करें, या फिर किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स को बेचें, जैसे कि नीट का एग्जाम होता है, नीट का पेपर, या फिर क्लैट, या फिर JEE। सो ये सब तो बहुत बड़े एग्जाम्स हैं, बट ये सिर्फ इन एग्जाम्स को नहीं, कोई सा भी पेपर जो पब्लिक एग्जामिनेशन का है, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं, जिसे आइदर PSCs या फिर रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज कंडक्ट कराती हैं, उन पेपर का सेल करना, या फिर उन्हीं से मिलना जुल उसी या फिर इन्हीं एक्ट से कोई मिलता जुलता दूसरा कोई क्रिमिनल एक्ट हो, वो
अगर ऐसा कोई एक्ट होता है उसे हम कहते हैं पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन थेफ्ट, थेफ्ट क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? ट्रिक थेफ्ट, ट्रिक थेफ्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब कि चालाकी से चोरी की गई। थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, यानी कि एक कोई गाड़ी है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू के अंदर मान लेते हैं कुछ सामान रखा हुआ है। लेट्स से बीएमडब्ल्यू के अंदर जो है एक आईफोन है, उसकी चोरी हो गई। सो देन थेफ्ट फ्रॉम थेफ्ट इन डिवेलिंग हाउस और बिजनेस प्रीमाइसेस। कार्गो थेफ्ट हो गया, यानी कि शिप से जो सामान आता है वो भी तो कार्गो होता है। सो मैं एग्जांपल दिया हूँ शिप का। पिक पॉकेटिंग, जैसे कि दिल्ली में या फिर जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पे आप अक्सर देखते होंगे, या फिर बसेस में जो है गैंग होती हैं कि बटुआ ही मार ले गए, कि वहां पे ऐसे एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर होता है कि एक जो है विक्टिम से बात करेगा, दूसरा उसके जो है पॉकेट में हाथ डालेगा, तीसरा जो है डिस्ट्रैक्ट करेगा, चौथा जो है उस वॉलेट के निकल जाने के बाद वहां पे स्केप बनाएगा सबकी। एंड थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग। कार्ड स्कीमिंग का मतलब ये होता है कि एटीएम पे आप देखते होगे कि जहां पे आप कार्ड को इंसर्ट करते हो वो कुछ इस तरह से रहता है। जैसे यहाँ पे कार्ड डालने की मशीन, कार्ड इंसर्ट करने का, यहाँ पर एक कीपैड होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, और आपके सामने जो है स्क्रीन रहती है, और यहाँ पे आप देखे होंगे एक छोटा सा ऐसा स्पेस बना रहता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे कैमरा लगा देते हैं, यहाँ पे एक फेक कार्ड इंसर्ट करने का बना देंगे, और यहाँ पर एक लेयर, फेक लेयर ऑफ कीबोर्ड लगा देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग। देन शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग तो हम देखे होंगे बहुत कॉमन चीज है कि लोग गए डीमार्ट, है ना, वहां पे जो है उठाए चिप्स का पैकेट, गए अंदर जो है ड्रेसिंग रूम या कहीं पे भी बढ़िया दबा गए, तो है तो वो भी थेफ्ट ही, और कंज्यूम भी कर लिए। सो विच ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर दी बीएनएस। या फिर वहां पे गए, कोई टी शर्ट पसंद आई किसी शोरूम में, गए जो है टी शर्ट ही उठा लिए, सो दैट इज शॉप लिफ्टिंग। देन एटीएम मशीन ही चुरा ले गए। तो अगर आप देखेंगे वीडियोस में कहीं कहीं कि जो है बुलडोजर अंदर डाले एटीएम के, और वहां से जो है मशीन ही चुरा के चले गए। सो दैट इज अ थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दैट इज थेफ्ट ऑफ एन एटीएम। नाउ पनिशमेंट इसकी देख लेते हैं कि whoever commit any petty organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 7 year, and also liable to fine। तो पनिशमेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 1 साल से कम नहीं, बट 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और एंड लिखा है यहाँ पे, और नहीं लिखा है, एंड लिखा है। एंड फाइन भी आपको मिलेगा, यानी कि आपको जो है जुर्माने के भी आप दायी होंगे। अब यहाँ पर कुछ मेरे लिए लेक्नाज हैं। पहला लेक्ना है मेरे लिए सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जाम्स पेपर। यानी कि इसका मैंने आपको जो अभी मीनिंग बताया वो ये था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या करना, उसका क्वेश्चन पेपर भेजना, जैसे कि क्लैट, नीट पीजी, देन जेई का पेपर हो गया, ऑल दोस विच आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर कोई भी जो पीएससीज या अथॉरिटीज उस पेपर को कंडक्ट कराते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें मुझे ये है कि सेक्शन 112 का जो मार्जिनल हेडिंग है वो कहता है कि पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, लेकिन जब हम मेन बॉडी अंदर की पढ़ते हैं तो ये जो टर्म लिखा है सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे क्या है, ये एक नेशन वाइड इम्पैक्ट है, प्लस ये लैक्स ऑफ स्टूडेंट को अफेक्ट करता है।
थर्ड, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इंस्टीट्यूशन में कोलैप्स होता है। तो इसको हम पेटी कैसे कह सकते हैं? देखिए, पेटी का जो मीनिंग है, पेटी का मीनिंग यहाँ पर इम्पैक्ट वाइज नहीं देखा गया है। यानी कि जो पेटी का मीनिंग है वो इम्पैक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो है उसकी वैल्यू और ट्रांजैक्शन को लेके। सो यहीं पर अगर आप देखिए तो पेपर जो लीक होता है, पेपर लीक एक सिंगल आदमी कभी नहीं करता। आप खुद सोचिए कि इतनी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी रहती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पुलिस होती है, फिर वहां पे अथॉरिटीज होती हैं जो सुपरवाइज करती हैं। पेपर कई कई बार जो है सील्ड होते हैं। सील्ड इन द सेंस अगर आप देखे होंगे कि बाहर ऐसे ताला लगा के उस पे ऐसे वैक्स लगाई जाती है, सील्ड किया जाता है उस कंटेनर को। तो एक आदमी पेपर कभी लीक नहीं करता। देन प्रिंटर, कुरियर, मिडलमैन, ब्रोकर, बायर, ये क्या ही कंप्लीट नेटवर्क बनाया जाता है। फिर ये रिपीटेड पैटर्न होता है अक्रॉस एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि लेजिस्लेचर का फोकस, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि लेजिस्लेचर का फोकस इसको पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर डालने का है, नेटवर्क डिसमेंटलिंग को लेके। एंड सेकंड है अर्ली स्टेज क्रिमिनलाइजेशन, इसे रोकना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूं या फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट करूं कि जैसे चेन स्नैचिंग और एग्जाम पेपर दोनों, अगर एग्जाम पेपर लीक हो रहा है तो दोनों को पेटी कह दिया गया है, जबकि एग्जाम पेपर पूरे नेशन के फ्यूचर को अफेक्ट करता है। बट लेजिस्लेटिव इंटेंट ये तो आप इंप्यूट हम कर ही सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेटी का मीनिंग इम्पैक्ट से नहीं है, उसका मीनिंग स्मॉल ट्रांजैक्शंस को लेके है। सेकंड, इसमें अब जो मुझे एक सेकंड इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लगती है, दैट इज एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट को लिखना। इसको मैं यहाँ पर अगर लिखूं, दैट इज सिमिलर एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट। अब यहाँ पर जो ये फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब क्या हो रहा है कि यानी अंदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा हमें इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है। वो ये है कि सिमिलर एनी अदर सिमिलर एक्ट को हमें हर एक क्राइम के साथ नहीं जोड़ना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट द फ्रेज एनी अदर similar criminal act does not mean any crime whatsoever। तो यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सो यहां पर जो ये सिमिलर एक्ट है ना, सिमिलर क्रिमिनल एक्ट, ये जो लिखा है इस टर्म की मैं जो ये बात करूं, या मतलब इसकी इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है। और वो ये है कि हमें यहाँ पे इंटरप्रिटेशन यूज करना पड़ेगा एरोजिस्टम जेनेरिस रूल का, जिसका मतलब होगा ऑफ सेम काइंड। ऑफ सेम काइंड मतलब कि जो ऊपर जितने भी एक्ट मेंशन्ड हैं, थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, गैम्बलिंग, अनऑथराइज्ड गैम्बलिंग, देन क्वेश्चन पेपर का लीक होना, सो हमें कोई भी एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट जो इनसे ही मिलता जुलता है वो भी सेक्शन 112 के परस्पेक्टिव में कवर हो जाएगा। सो यहाँ पर लेजिस्लेचर ने सिमिलर क्रिमिनल एक्ट को लिख के यहाँ पे जो पावर है इसकी काफी वाइड कर दी है, वाइड स्कोप कर दिया है। क्योंकि अगर आप इसी को देखो तो थेफ्ट का एग्रेवेटेड फॉर्म क्या होता है? थेफ्ट का
एग्रेवेटेड फॉर्म रॉबरी। एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन का एग्रेवेटेड फॉर्म इज व्हाट? रॉबरी। देन थेफ्ट तो है ही है, स्नैचिंग भी है साथ ही साथ, बट मान लेते हैं कि थेफ्ट जो है किसी गाड़ी का, या फिर जो है गाड़ी में किसी गुड्स का, यानी कि 307 BNS, वहां पर वो भी सिमिलर क्रिमिनल एक्ट है, यानी कि A, B, C एंड D जो है गाड़ियां ही चोरी करने ले जाए। यानी कि मैं कहता हूं कि जैसे ABCD, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड, ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ये गैंग है, ठीक है, ये गैंग गाड़ी चोरी करती है। सो ये गैंग जो है, लेट्स से आज क्रेटा चुराई, कल जो है BMW चुरा रही है, तो ये थेफ्ट तो है ही, प्लस बट सेक्शन 307 एक स्पेसिफिक ऑफेंस है, इसके रिलेटेड एक स्पेसिफिक चार्ज है। तो सेक्शन 307 का भी कोई अगर सिमिलर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट होगा तो वो सेक्शन 112 भी उसे कवर कर लेगा। बट ये एक पर्सनल कमेंट है इस पे हमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका जो है पुलिस मिसयूज कर सकती है कि किसी को भी पकड़ी और वो ये बता दी कि ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड ये ग्रुप का मेंबर है और इसने ये एक्ट किया है, प्लस जो है 112 BNS में ये लिखा हुआ है कि एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हर एक सिमिलर क्रिमिनल एक्ट आने लगेगा, इवन इफ वी अप्लाई द रूल ऑफ एसिडम जनरस का। तो इसमें हमें बहुत ही जल्द एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। बट इसका एक मैं टेस्ट कह सकता हूं कि इसका एक टेस्ट होगा, एंड दैट टेस्ट शुड बी कि वही सिमिलर क्रिमिनल एक्ट आने चाहिए जिसकी ग्रेविटी सिमिलर हो, हमारे ऊपर जितने भी एक्ट हैं, प्लस सिमिलर इन नेचर भी हों, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, सिमिलर इन मोडस ऑपरेंडाई, ये भी हो। अब इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? इट शुड अफेक्ट डेली पब्लिक लाइफ। सेकेंड, it should create recurring inconvenience or fear. Inconvenience or fear. And third, it should involve property or personal belongings. So, mere टेक्निकल और व्हाइट कॉलर क्राइम तब इसमें एक्सक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि वो तो क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। सो पेटी प्लस ऑर्गेनाइज्ड का टेस्ट क्या होना चाहिए? सो इसका टेस्ट ये होना चाहिए कि पेटी का मीनिंग हमेशा हम रखेंगे मॉनेटरी वैल्यू से, यानी कि जो ये पेटी लिखा हुआ है, इस पेटी को हम हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही हमें इसको देखना पड़ेगा। एंड ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या? ऑर्गेनाइज्ड को हमें इन एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन बाय whom? गैंग। इट शुड बी प्लान्ड, प्लस इट शुड बी रेपिटिशन। एंड आई गेस रेपिटिशन को हमें एक वैसे देखना चाहिए, एक्सक्लूडेड वर्ड में ही हम इसके दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है कि और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कितने लोग होंगे। बट हाँ, ये इम्प्लिसिट है कि ग्रुप और गैंग लिखा हुआ है, इट मींस इट शुड बी टू, या फिर दो या दो से ज्यादा ही लोग होने चाहिए, क्योंकि एक आदमी तो खुद से ही गैंग नहीं बना सकता है ना। सो ये जरूरी है कि दो या दो से ज्यादा ही लोग होने चाहिए। सो दिस इज अबाउट दी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो आज के हमने वीडियो में ये समझ लिया कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मीनिंग क्या है, प्लस क्या क्या हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या टेस्ट होने चाहिए पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, और हमने ये भी देख लिया कि इसमें लैक्यूनास क्या है। सो और मुझे ऐसा लगता है कि लेजिस्लेचर को यहाँ पे बहुत ही जल्दी या तो इधर से अमेंड करना चाहिए और स्पेसिफाई करना चाहिए, या फिर हमें ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर हमें ऑनरेबल जो हमारे रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स हैं, उनकी जो है यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बहुत ही मस्ट होगी। अदरवाइज इसका मिसयूज काफी ज्यादा हो सकता है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।